कवि का चुनाव। चांद और सूरज के पीर महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार में एक कवि की ज़रूरत है जो सचमुच कवि हो। एक दूसरे नौजवान मंत्री ने नगर में मुनादी करा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे और कहते थे, हम सब कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सब की कविताएं सुनी और देखा कि वह सब सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी। उनमें मधु की मिठास थी, यौवक की शोभा थी, मद भरी उपमाएं थी और मन को मोह लेने वाली अलंकार थी। मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला ना कर सके। उन्होंने 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन फूल की पंखुड़ी और कागज पर सुनहरे रंग से लिख दिया 1000 कवियों के नाम। ये सुनाम सूची महाराज की सेवक में उपस्थित कर दी। महाराज को हैरानी हुई। बोले, क्या ये सब कवि हैं? मंत्री ने विनय से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियाँ सुनी हैं और इसके बाद यह नामावली तैयार की है, मगर हमें एक ही कवि की ज़रूरत है और यह 1001 हैं। मैं चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने 1 घंटे विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया, चौथे घंटे आज्ञा दी, इन सबको कैद कर लो, इनसे कोल्हू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर के सबसे बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहाँ एक भी कवि ना था, ना कोई काव्य की चर्चा करता था। लोग उन अभागों के संकट की कहानियाँ सुनते थे और उनके हाल पर अफसोस करते थे। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैदखाने में गए और उन सब की तलाशी ली की आज्ञा दी और 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग कर पहरेदारों से छिप कर कविता की थी और यह ना सोचा था कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग जाएगा तो उनका क्रोध जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार कर जान से मार डालेगा। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा, ये 900 आदमी कवि ना थे, नाम के भूखे थे। इनको 6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो और यह 101 आदमी किसी हद तक कवि हैं। इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो इन्हें किस तरह की तकलीफ ना हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन करते थे और रात दिन रास रंग में लीन रहते थे। लोग उनके ऐशो आराम की कहानियाँ सुनते थे और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी ओहे भरते थे। ये 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर से 101 कवियों के से मिलने मोर महल गए और उन सबको अपने सामने बुलाया कर बोले, तुमने वे बेपरवाही के 6 महीनों में क्या कुछ किया है? हम सुनना चाहते हैं। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल की इंद्र सभाओं में कोई भाग न लिया था और अपने मन में उद्गारों को शब्द में बांधता रहा था। दूसरे शराब पीते थे और झूमते थे। वह एकांत में बैठकर आप ही अपनी कविताएं पढ़ता था, आप ही खुश होता था। जैसे जंगल में मोर आप ही नाचता है, आप ही देखकर खुश होता है। चांद और सूरज से प्यारे महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, ये 100 आदमी भी कवि ना थे, आराम के भूखे थे। जब ये कैद में थे, इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थीं और चूंकि उस वक्त इनका जीवन की बहारों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हों अपना जीवन प्यारा न था। उस समय इन्होंने कविता की ओर उसे अपने भाग्य के अंधेरे और अंधेरे के भाग्य का रोना रोया। मगर जब वे दिन बीत गए और काली घड़ियाँ गुजर गईं, तो ये काव्य और कल्पना की कला ही भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको धक्के देकर महल से निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव लापरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर हैं। यह 1001 कंकड़ों में हीरा है। हमने इसे आज से अपना दरबारी कवि नियुक्त किया। हम इसे मुँह मांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज़ दरबार में आकर एक दोहा सुना जाया करे। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को 1 दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन दोहा सुनाया, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख कर भिजवा दिया। मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा, यह आदमी कितना अभागा है।
मगर महाराज ने कहा, नहीं, ये अभागा नहीं, ये सच्चा कवि है, ये आज़ाद है और आज़ादी की कविता करता है। जो गुलामी होंगे वह गुलामी की कविता करेंगे। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। हमें उच्च कोटि की कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है।